इस वीडियो में जेई मेन 2024 के जनवरी और अप्रैल सेशन के जितने भी क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे सारे कवर कर लिए गए, राइट। और डिटेल में हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के अलावा भी कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके। तो वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन स्क्रीन पे हमको ये दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि रिएक्शन जो है उसमें PbCl2 अमोनियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके लेड फॉस्फेट और अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। और इस प्रोसेस में 72 मिलीमोल PbCl2 के 50 मिलीमोल अमोनियम फॉस्फेट के साथ मिक्स किए, तो लेड फॉस्फेट कितना बनेगा मिलीमोल वो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख ली जाए। तो रिएक्शन इस तरीके से है। ठीक है, अब चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ये बड़ा जरूरी पार्ट होता है क्योंकि कई बार कोफिशिएंट लिखे होते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ होता है मामला। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ में दिख रहा है 3 लेड है, जबकि यहाँ भी 3 लेड है। बैलेंस क्लोरीन 6 है। क्लोरीन यहाँ 6 बैलेंस है। फॉस्फेट 2 है, 2 फॉस्फेट बैलेंस है। नाइट्रोजन 3 × 2 6 है बैलेंस। तो रिएक्शन इसका मतलब बैलेंस है। अब यहाँ पर हमको 50 मिलीमोल अमोनियम फॉस्फेट के दिए गए और 72 मिलीमोल लेड क्लोराइड के। तो सबसे पहले चेक करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर ऑब्जर्व करो तो कैसे लिखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम निकालते हैं रेशियो मोल गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का, और ये रेशियो जिसके लिए सबसे मिनिमम होता है वो लिमिटिंग है। तो ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है कि लेड क्लोराइड के लिए ये 24 आ रहा है रेशियो, जबकि अमोनियम फॉस्फेट के लिए 25। तो लेड क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये फिनिश होगा। अब 3 मोल लेड क्लोराइड से 1 मोल लेड फॉस्फेट बन रहा है, तो 72 से बनेगा 24 मिलीमोल लेड फॉस्फेट के। और 24 मिलीमोल ये जो बन गए, तो यही हमसे पूछा है कितने मिलीमोल बनेंगे। दिस इज अवर आंसर। तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 24 मिलीमोल। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। बेसिक्स पता है तो तुरंत होगा। नाउ अगला क्वेश्चन जो जनवरी शिफ्ट का है, इसमें हमको एक हाइड्रोकार्बन दिया है 10 ml और इसका कंबशन कराते हैं तो 40 ml CO2 और 50 ml वाटर वेपर मिलता है। तो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम बताने हैं कि कितने होंगे हाइड्रोकार्बन में। तो भाई हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला CxHy कंसीडर कर लिया जाए, और O2 के साथ अगर इसका कंबशन कर रहे हैं तो बैलेंस इक्वेशन वैसे तो हमें याद ही होगी, x + 5y4O2 से प्रोडक्ट बनेगा XCO2 + y/2 H2O। अब क्योंकि डेटा वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर का टर्म कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो यहाँ 10 ml है, इसका कंबशन कर रहे हैं, मतलब ये एक्सेस में हम मान रहे हैं। तो 10 ml से स्टोइकोमेट्री के हिसाब से देखें तो हमें दिख रहा है कि 1 ml से x ml CO2 y/2 ml H2O वेपर बनेगी। तो 10 ml से 10x ml CO2 और 10 y/2 ml H2O बनेगा। अब CO2 बना है 40, तो 10x की वैल्यू 40 होगी, इसका मतलब x की वैल्यू 4। और H2O बना है 50, इसका मतलब यहाँ से दिख रहा है कि y की वैल्यू 10 आएगी। ठीक, और y की वैल्यू 10, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम का सम कितना है। फार्मूले से दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम का सम x + y के बराबर है, और x + y के बराबर है मतलब 14।
तो आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14. डायरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हमें दिख रहा है. इसमें मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड पूछा है टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2. तो अगर मीथेन के कंबशन की इक्वेशन लिखें तो फार्मूला मीथेन का है CH4 और कंबशन की O2 के साथ इक्वेशन तो 2O2 गैस और इससे प्रोडक्ट बनेगा CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड. जब कुछ नहीं दिया जाए तो H2O को लिक्विड मानते हैं, दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग. अब यहाँ हमने सपोज मान लिया कि x मोल हमारे पास CH4 के हैं और x मोल CH4 के हैं, तो बैलेंस इक्वेशन से दिख रहा है कि x मोल ही CO2 बनेगा और x मोल CO2 बनेगा तो CO2 दिया है 22 ग्राम. 22 ग्राम का मतलब मोल कितना हुआ? 22 अपॉन मोलर मास. तो हाफ मोल CO2 है. दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हाफ. अब x की वैल्यू अगर हाफ आ गई तो CH4 के जो मोल थे वो x थे, इसका मतलब हाफ थे. और मास अगर निकालना हो तो मोल इंटू मोलर मास, तो ये मास आ जाएगा. दिस इज 8 ग्राम. तो हमें दिख रहा है कि CH4 कितना बन रहा है भाई? 8 ग्राम CH4 बन रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 ग्राम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का है कि इसमें हमें NaOH दिया है 3 मोलर और इससे हमें 84 ग्राम NaOH प्रिपेयर करना है. तो कितना वॉल्यूम इसका रिक्वायर है? अच्छा, अब NaOH 3 मोलर है तो कुछ वॉल्यूम लिया होगा जिसको हम हीट करके वेपराइज करेंगे तो टोटल 84 ग्राम NaOH मिलेगा. या फाइनली इतना वॉल्यूम लो जितने में 84 ग्राम NaOH आ जाए. तो हमें पता है कि मोलरिटी जो होता है और इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो ये मोल आ जाते हैं कि नहीं? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर क्या देता है? मोल. तो NaOH का वॉल्यूम हमने V लीटर मान लिया, मोलरिटी इसकी है 3, तो हमें इसके मोल मिल गए 3V. अब NaOH के मास दिया है कितना? 84 ग्राम. और 84 ग्राम मतलब कितने मोल होने चाहिए? 40 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2.1 मोल. इसका मतलब V की वैल्यू अगर देखें तो 2.1 अपॉन 3 तो 0.7 लीटर. तो वॉल्यूम आ रहा है 0.7 लीटर. लेकिन हमें आंसर 10⁻⁻1 की फॉर्म में देना है. इसका मतलब 7 इंटू 10⁻⁻1 लीटर. तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 7. डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा डेफिनेशन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का ये है कि 1 मोल PbS को ऑक्सीडाइज कर रहा है बाई x मोल O3, तो इससे y मोल O2 बन रहा है. देन हमें x प्लस वाई की वैल्यू बतानी कितनी होगी. तो सबसे पहले देखें भाई, PbS अगर ऑक्सीडाइज होगा ओजोन में, ओजोन के थ्रू, तो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा एक तो PbSO4 और यहां से बनेगा O2. अब रिएक्शन बैलेंस कर ली जाए, तो रिएक्शन बैलेंस कर ली जाए तो इसके लिए Pb और S तो दोनों बैलेंस है. ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना है. अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो O3 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर वाले 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, इधर हमें 4O2 करना पड़ेगा. तो अब टोटल ऑक्सीजन चेक करो. लेफ्ट साइड 4 इंटू 3, राइट साइड 4 इंटू 2 प्लस 4. बैलेंस है, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई. अब यहाँ 1 मोल हमको PbS दिया गया है और इससे रिएक्शन के लिए x मोल ओजोन है और ड्यूरिंग रिएक्शन बन रहा है y मोल O2.
स्टोइकोमेट्री से चेक करेगा तो 1 मोल पीबीएस के लिए 4 मोल O3 होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 4। इसी तरह 1 मोल पीबीएस से 4 मोल O2 बनेगा। इसका मतलब y की वैल्यू भी कितनी होगी? 4। तो स्टोइकोमेट्री हमें बता रही है कि x की वैल्यू भी 4 होगी, y की वैल्यू भी 4 होगी। तो हमसे फाइनली पूछा गया है कि भाई व्हाट इज x प्लस वाई? तो दैट इज 4 प्लस 4 8। तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का 8। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जनवरी शिफ्ट का अगला क्वेश्चन है, इसमें 9.3 ग्राम एनाइलिन रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है एसिटाइनिलाइड। तो मास बताना है प्रोडक्ट का कितना बना अगर 100% रिएक्शन की यील्ड है, और इस फॉर्म में आंसर देना है। तो भाई ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए तभी हम कर पाएंगे। तो देखो एनाइलिन इज दिस वन, और इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से हो रही है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो देखो एनाइलिन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करती है, और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटिक एसिड, तो प्रोडक्ट फाइनली बनता है एसिटाइनिलाइड। तो एसिटाइनिलाइड इस तरीके से दिखेगा, और प्लस CH3 COOH। तो ये रिएक्शन है, और हमें दिया है कि रिएक्शन की जो यील्ड है वो 100% है। अब 9.3 ग्राम तो हमें फर्स्ट दिया है एनाइलिन, और एसिटिक एनहाइड्राइड ये एक्सेस में दिया है। तो अगर देखो 9.3 ग्राम एनाइलिन है, तो एनाइलिन का मोलर मास चेक करो, ये 93 होता है, और मोलर मास 93, इसका मतलब 0.1 मोल इसके प्रेजेंट है। और रिएक्शन स्टोइकोमेट्री बता रही कि अगर 0.1 मोल एनाइलिन है तो 0.1 मोल प्रोडक्ट एसिटाइनिलाइड भी बनेगा, और अगर प्रोडक्ट का 0.1 मोल बन रहा है तो मोल इंटू मोलर मास इसका मास आ जाएगा। तो मोलर मास चेक कर लेते हैं जरा कितना है। तो ये आ जाएगा मोलर मास इसका आ रहा है 135, और इसका मोलर मास अगर 135 है तो मोल इंटू मोलर मास ये इसका आ जाएगा मास, दैट इज 13.5 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हमें 10⁻⁻1 वाली फॉर्म में देना है। तो हम इसको लिखेंगे 135 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, और रिएक्शन पता है तो कोई समस्या नहीं, फिर तो सीधे सीधे निकलेगा। जनवरी शिफ्ट का अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें 0.1 सेंटीमीटर थिक कोटिंग सिल्वर की डिपॉजिट करनी है 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम कितने होंगे, ये 10⁻23 वाली फॉर्म में बताना है। तो देखो एक काम करते हैं कि सिल्वर का जो वॉल्यूम डिपॉजिट होगा सबसे पहले वो पता लगाते हैं। तो वॉल्यूम तो हो गया एरिया इंटू थिकनेस,
तो 0.05 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, और थिकनेस 0.05 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में रख लो। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो एरिया आ रहा है 0.05 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। क्योंकि डेंसिटी हमें सेंटीमीटर में दी है, तो वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर लें, बेटर है मीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम जो निकाल रहे हैं एरिया इंटू थिकनेस, इसको मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर क्यूब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये हो गया 25। तो 25 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम आ गया। तो मास निकालें सिल्वर का, तो वैसे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास। तो मास ऑफ सिल्वर जो आएगा ग्राम में, वो आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये आ गया सिल्वर का मास। अब सिल्वर का मास तो मोल हो जाएंगे, मास बाई मोलर मास। तो 25 इंटू 7.9 डिवाइडेड बाई 108। तो ये अपने पास सिल्वर के मोल है, और मोल से अगर एटम निकालने हो सिल्वर के, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करना पड़ेगा। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू तो वैसे नहीं दी है, अप्रॉक्स ले लेते हैं एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर ये ले रहा है 6 इंटू 10⁻23। तो वैल्यू अगर डालें तो 25 इंटू 7.9 इंटू 6 अपॉन 108 इंटू 10⁻23। तो देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी, लगभग लगभग। तो इसमें आ रही है वैल्यू 10.97 लगभग इंटू 10⁻23। तो इंटीजर में आंसर देना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 11 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 11। पॉइंट क्लियर है। अगला क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का है। नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के बताने हैं। 22 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस करने के लिए कितने होंगे, ये x इंटू 10⁻⁻² की फॉर्म में बताना है। तो देखो CH4 के कंबशन की इक्वेशन थोड़ी देर पहले अभी लिखी हुई थी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई। अब 22 ग्राम है, तो मोलर मास से डिवाइड किया, तो ये आ गया मोल। तो मोल आ गया हाफ। अब स्टोइकोमेट्री देखो, एक मोल से एक ही मोल CO2 बनेगा। तो अगर हाफ मोल CO2 बना है, इसका मतलब हाफ मोल CH4 के भी होने चाहिए। और हाफ मोल अगर CH4 के हैं, तो इसका मतलब 0.5 मोल हो गए। लेकिन हमें 10⁻⁻² वाली फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से लिखेंगे 10⁻⁻² वाली फॉर्म में। तो आंसर कितना नजर आ रहा है क्वेश्चन का, 50। तो x की वैल्यू जो ऊपर पूछी गई है दैट इज 50। क्लियर। जनवरी शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बेसिक। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर है, इसका वेट है 2.21 ग्राम, और इसको इग्नाइट करते हैं जब तक कि वेट कांस्टेंट ना हो जाए। अब भाई कांस्टेंट क्यों होता है,
अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। और इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब CO2 गैस निकलती है, इसकी वजह से वेट डिक्रीज होता है, और जब तक निकलती रहेगी तब तक डिक्रीज होगा, और फाइनली वेट कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब पूरा डिकम्पोजिशन हो गया है और मैक्सिमम CO2 जो निकलनी थी वो निकल चुकी। अब हमें कंपोजिशन मिक्सचर का बताना है, तो एक काम करते हैं कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट के x मोल एज्यूम कर लिए मिक्सचर में, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के y मोल एज्यूम कर लिए। अब x मोल से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा x मोल, स्टोइकोमेट्री देख लो, और y मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा y मोल। तो स्टार्टिंग में अगर इक्वेशन बनाए तो टोटल मास जो मिक्सचर का है वो 2.21 ग्राम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास ये मिला के 2.21 ग्राम। तो मोल है कैल्शियम कार्बोनेट के x और मोलर मास है 100, तो x इंटू 100 इसका मास हो गया। इसी तरह y इंटू 84 मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास हो गया, और ये टोटल मास 2.21 ग्राम है। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरा बोल रहा है कि भाई 1.152 ग्राम ये वेट है फाइनली कांस्टेंट। तो ये वेट किसका होगा? जो ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के x मोल बने तो x इंटू मोलर मास इसका मास आ जाएगा। अब इसका मास कितना आएगा? 56। और इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड y इंटू इसका मोलर मास, तो मैग्नीशियम हो गया 24, ऑक्सीजन हो गया 16, तो ये हो गया 40। तो ये टोटल 1.152 के बराबर है। तो अब ये देखो दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर यहां से मिलेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 56 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगी x इंटू 56 प्लस वाई इंटू 84। फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही, 100 से डिवाइड किया, 56 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वल टू 2.21। 100 से डिवाइड किया, 56 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फाइनली हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब डिफरेंस ले लें दोनों इक्वेशन का, जो फाइनल है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से y आएगा सिंप्लीफाई होके कि y इक्वल टू, सॉरी, फर्स्ट हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो y ये हो गया ब्रैकेट में 40 माइनस 84 इंटू 56 बाई 100 इक्वल टू फाइनली 2.21, 1.152 माइनस 1.152 माइनस 2.21 इंटू 56 बाई 100। ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमें y सिंप्लीफाई करना है। चेक कर लेते हैं थोड़ा। देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है काफी, तो टाइम ले सकता है थोड़ा कैलकुलेशन में, तो बस सॉल्व करते जाओ और कुछ नहीं। तो लेफ्ट साइड आ रहा है -7.04y, और ऐसे ही राइट साइड चेक कर लें। तो -0.0856, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y आ रहा है 0.01216 लगभग।
अब देखो y की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल आ गए, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल आ गए तो इसका मास निकाल सकते हैं मोल इंटू मोलर मास करके। मोलर मास इसका 84 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 1.021, अप्रोक्स इतना आ रहा है ग्राम, 1.012 1.021 ग्राम। और इतना अगर इसका आ रहा है तो टोटल 2.21 था। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आ जाएगा 1.188, ठीक, ग्राम। ये अप्रोक्स है कैलकुलेशन। अब तुम अगर नोटिस करोगे चारों ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट लगभग 1.021 के आसपास ये है। बाकी कोई सेकंड वाला भी है, ये तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गए। और कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 1.188 के आसपास है, तो ये क्लोज उसके दिख रहा है, ये तो जस्ट सेम ही लिख दिया तो गलत है। तो हमें दिख रहा है कि बेस्ट आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, 1। ठीक है भाई, बेस्ट आंसर यहाँ से आ रहा है 1। अब अगर तुम एक चीज और भी करते कि दोनों का सम करके देख लेते 2.21 कौन आ रहा है, तो तुम्हें दो ऑप्शन मिलते उसमें से, तो वहां से भी फाइनल कैलकुलेशन से एक हट जाता, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो रहे हैं, और ये करेक्ट निकल आता। क्लियर है पॉइंट? बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। नाउ जनवरी शिफ्ट में अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे। 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जो 70% प्योर है बाई वेट, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, मतलब डेंसिटी 1.54 है। तो हमें मोलैरिटी बतानी। अच्छा, मोलैरिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। अब हमें दिया है 70% वेट बाय वेट, तो इसका मतलब हो गया कि अगर सॉल्यूट मतलब H3PO4 हम ले लें 70 ग्राम, तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम होगा। और सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.54 है, तो 100 अपॉन 1.54 ml इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और मोलर मास जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वैसे दी है 98, ठीक। तो मोलरिटी चेक कर लेते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल सॉल्यूट के 70 अपॉन 98 हो गए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 बाई 1.54 है ml, और लीटर में लिखोगे तो 1000 से इसको डिवाइड करो। तो ये वैल्यू यहाँ पे बन रही है 700 डिवाइडेड बाई 98, और ऊपर 1.54 भी आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो देखो 7 से कट करो तो ऊपर 100, नीचे 14, ये मल्टीप्लाई कर लो तो 154 अपॉन 14 है, तो ये 11 आ रहा है सीधे। तो मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी हो गई भाई? 11। तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है 11, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी शिफ्ट में बिल्कुल बेसिक है ये भी, कि क्वांटिटी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो हमें पता है जो केवल मोल मास पे डिपेंड करता है वो चेंज नहीं होता, और जो वॉल्यूम वगैरह पे डिपेंड करता है वो चेंज होता है। तो मोलरिटी पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है, कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है मोलरिटी, इसलिए ये तो चेंज होगी।
मास परसेंटेज में देखो, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास ही इन्वॉल्व होता है, तो ये नहीं चेंज होगी। मोलैलिटी में सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट का मास इन्वॉल्व होता है किलोग्राम में, तो ये भी नहीं चेंज होगी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन भी मोल रेशियो ही है एक तरीके से, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये भी चेंज नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ गया 1। सीधा क्वेश्चन है, पता ही है ऑलरेडी सबको ना। अगला क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में, सॉल्यूशन हमको H2SO4 का 31.4% बाई मास दिया है, इसकी डेंसिटी दी है और मोलैरिटी पूछी है। देखो इसी तरह का भी एक H3PO4 वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। तो अगर 31.4% है, तो हम सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम लिया जाए, तो इसमें सॉल्यूट मतलब H2SO4 31.4 ग्राम होगा, और डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.25 है। तो अगर मास इतना है, तो वॉल्यूम कितना होगा? मास अपॉन डेंसिटी, तो इतना ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमें, अच्छा, मोल अगर H2SO4 के लिखें तो 31.4 अपॉन मोलर मास, ये इसके मोल ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब मोलरिटी चेक कर लेते हैं। तो मोलरिटी हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 बाई 1.25 है, और लीटर में बदलोगे तो 1000 से इस वॉल्यूम को डिवाइड करो, तो ये अपने पास वैसे ही आ रहा है 314 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 98। ठीक है भाई। अब इसको 1.25 को हम 5/4 लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 314 इंटू 5/4 इंटू 98। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, मतलब मुझे लग रहा है फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा, चेक कर लेते हैं इसको। तो ये अपने पास आ जाएगा लगभग लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स 4 आ रहा है, ये 4.005 आ रहा है, जिसको 4 मोलर तुम लिख सकते हो अप्रॉक्स इंटीग्रल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ 4। तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट के अंदर ही अलग अलग पेपर में रिपीट हुआ है, थोड़ा सा चेंज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का, यहाँ हमें मोलैरिटी दी गई और मोलैलिटी पूछी गई है। अच्छा, अगर मोलैरिटी हमको ये दी गई H2SO4 की 0.8 मोलर, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। हम लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1000 ml है, मतलब 1 लीटर, तो सॉल्यूट H2SO4 कितना होगा? 0.8 मोल होगा, और 0.8 मोल होगा तो हमें मोलैलिटी में मोल सॉल्यूट के और मास सॉल्वेंट का चाहिए। तो 0.8 मोल को मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो मास आ जाएगा, और मोलर मास इसका है 98। तो ये आ रहा है 78.4 ग्राम। इसी तरह 1000 ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा मास, तो ये आ जाएगा 1060, इतने ग्राम आ रहा है मास। अब हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास मतलब सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्ट कर लें अगर, तो हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मास, ये आ रहा है 981.6 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट मोलैलिटी पे आते हैं। तो मोलैलिटी तो है मोल ऑफ सॉल्यूट जो दिख रहा है 0.8
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 981.6 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, और किलोग्राम में आ गया तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ रहा है लगभग 0.8149, इतना ही लिख रहा है, इतने मोलैलिटी आ रही है। लेकिन हमें 10⁻³ वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब 10⁻³ वाली फॉर्म में करें तो ऐसे लिखेंगे 814.9 इंटू 10⁻³ अब 814.9 को इंटीग्रल वैल्यू में लिख सकते हो 915। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है 915। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे को मोल में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है कई बार, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हालांकि फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटीजर हमें देना है क्लोजेस्ट, तो इसलिए कैलकुलेशन अगर तुम्हारी एक्यूरेट है और थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है तो भी इंटीजर वैल्यू पे तो पहुंचोगे ही। ठीक है भाई, और मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी क्वेश्चन आते हैं ना। अगला भी देखो, जनवरी शिफ्ट में ही है मोल कॉन्सेप्ट पे। अब इसमें सोडियम एसीटेट पूछा है मास, जिससे हम 250 ml 0.35 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बना पाए। तो मास कितना होगा सोडियम एसीटेट का? अब देखो, एक्वा सॉल्यूशन अगर इतना बना रहे हो तो सॉल्यूशन में मोल कितने होंगे सोडियम एसीटेट के? मोल निकाल के मास निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यही तो मोल होंगे। तो ये मोल आ गए, और मोल आ गया तो मास, मोलर मास हमें दिया हुआ है, तो ये 0.35 इंटू 0.25 और इंटू 82.02। देखो इतनी कैलकुलेशन आ ही रही है कि तुम्हें कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। तो ये वैल्यू जो है वो लगभग लगभग आ रही है, ये 7.175 के लगभग आ रही है, जिसको तुम अप्रॉक्स इंटीजर बनाओगे तो 7 ही लिखोगे, 7 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 7 ग्राम। ठीक है भाई, इतना देखो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड की तो आदत डाल लो, क्योंकि ये तो आजकल आ ही रहा है। नाउ अगला क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का। देखो अगले क्वेश्चन में तुमसे बोला जा रहा है कि सब्सटेंस से जो है उसको हम डिसॉल्व करते हैं मिक्सचर ऑफ बी एंड सी में विद रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन में फाइनली एन ए एन बी एन सी है, तो मोल फ्रैक्शन सी का कितना होगा? ये तो डायरेक्ट ही है भाई। टोटल मोल क्या होगा? ए बी सी के मोल, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और सी के मोल कितने हैं? एन सी। तो मोल फ्रैक्शन सी का कितना होगा? मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्या मिल रहा है आंसर? करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 2। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जिस शिफ्ट में आया होगा बहुत आसानी से किया बच्चों ने। नौ जनवरी शिफ्ट में अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन की, जिसमें 5.85 ग्राम NaCl है 500 ml वाटर में, तो इसकी मोलैरिटी बतानी है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही 500 ml मान लेंगे
क्योंकि NaCl का अमाउंट तो बहुत ही कम है उसके रिस्पेक्ट में। तो सीधा ही है, मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 5.85 ग्राम NaCl है, मोलर मास इसका 58.5 है, तो डिवाइड करो तो ये मोल आ गए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500 ml मतलब 0.5 लीटर। तो यहाँ से देख लो आंसर, ये हो गया तुम्हारा 10 और 0.5 मतलब 1/2, तो ये 0.2 मोलर आ रहा। ठीक है भाई, तो मोलरिटी इस केस में आ रही है 0.2 मोलर। अब 0.2 कोई आंसर है? हाँ दिख रहा है आंसर 4। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट। अगला है अप्रैल शिफ्ट में। देखो जनवरी शिफ्ट में इतने सारे क्वेश्चन आए थे ना, अप्रैल शिफ्ट की ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और रिमेनिंग ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 342 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। भाई अगर कार्बन 42.1% है तो मॉलिक्यूलर वेट अगर 342 हो तो 342 इंटू 0.421 कर दें तो कार्बन का मास आ जाएगा, और मोलर मास से डिवाइड कर दें तो कार्बन के मोल आ जाएंगे। तो यहां से कार्बन के मोल एक बार चेक कर लेते हैं कितने हैं। तो ये आ रहा है लगभग 11.99 मतलब 12। अब 12 मोल वाला दो ऑप्शन है, इन्हीं में से आंसर होगा फिर। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर चेक करें तो ये 6.4% है। तो 6.4% है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन को निकाल लेंगे कि मास टोटल है 342, इसका 6.4% करें, और मोलर मास तो 1 ही है तो यही मोल दे देगा हमें। तो ये वैल्यू अपनी निकल आएगी 21.88 आ रही है। इसका मतलब ये 22 के लगभग हो गया। अब देखो, ऑक्सीजन निकालने की जरूरत लग रही है क्या? कोई जरूरत नहीं लग रही है। तुम्हें यहीं से आंसर मिल गया कि 12 कार्बन होने चाहिए और 22 हाइड्रोजन। तो 12 कार्बन और 22 हाइड्रोजन वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आ गया। चाहते तो फिर ऑक्सीजन निकालते, तो ऑक्सीजन लो निकाल के दिखा तो दे। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज तुम्हारा कितना हो जाएगा? 51.5%। तो अगर हम निकालें कि कितना मास है तो 342 इंटू 51.5/100, और मोलर मास ऑक्सीजन का है 16, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है सॉल्व होके लगभग 11। तो निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े तो सॉल्व करोगे निकाल के भी। अप्रैल शिफ्ट का अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे अब रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। तो इसमें बोल रहे हैं कि 9.3 ग्राम एनाइलिन है प्योर, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है प्रोडक्ट पी का, और मास इसका 26.4 है जो पी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो परसेंटेज यील्ड बतानी है। भाई अब हमें पता है कि एनाइलिन की अगर रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा इसका, और ब्रोमिनेशन हो जाएगा तो सारी पोजीशन ऑर्थो पैरा पे हमें ब्रोमीन नजर आएगा।
तो फाइनल प्रोडक्ट जो P है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है भाई, और साथ में HBr भी दिखेगा, बनेगा ये। अब ये है प्रोडक्ट P। अब इसका मास दिया है, एनाइलिन का दिया है। तो अच्छा, इसका जो मास है वो 26.4 ग्राम है और ये एक्चुअल है। अब अगर देखें कि थ्योरेटिकल अगर निकालना हो तो थ्योरेटिकल कितना आएगा वैल्यू, तो हमारे पास 9.3 ग्राम एनाइलिन है और इसका मोलर मास भी 93 होता है। इसका मतलब मोल कितने हो गए, 0.1। तो एनाइलिन हमारे पास 0.1 मोल है, और अगर 100% रिएक्शन होती तो प्रोडक्ट P भी 0.1 मोल बनता, और 0.1 मोल का मतलब मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो थ्योरेटिकल मास भी आ जाएगा। अब मोलर मास अगर इसमें निकालें तो ये हो जाएगा तो मोलर मास 328 आ रहा है इसका, और मोलर मास 328 तो मतलब 32.8 ग्राम ये आ गया मास। अब ये वैल्यू जो आई है दिस इज थ्योरेटिकल, तो परसेंटेज यील्ड हम ऐसे लिखेंगे, एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास प्रोडक्ट का और इनटू 100, ये एक्चुअल यील्ड है, तो ये हो जाएगी अपनी ये आ रहा है 80.4%। तो क्लोज इंटीजर वैल्यू देनी है तो अप्रॉक्स 80% हम बोलेंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है 80%। क्वेश्चन तो सिंपल परसेंटेज यील्ड का ही है, लेकिन हमें रिएक्शन का पता होना चाहिए कि ब्रोमिनेशन होगा, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं कि जिसमें ऑर्गेनिक की या इनऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन होती है और साथ में मोल कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करा देते हैं। नाउ अप्रैल शिफ्ट में अगला क्वेश्चन इस तरीके से है स्क्रीन पे, नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के पूछें जो 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर दे। तो भाई अब मीथेन के मोल जो 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करें, तो अगर इसकी रिएक्शन लिखें कंबशन की तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अब 11 ग्राम का मतलब मोलर मास होता है इसका 44, तो 1/4 मोल CO2 के बने हैं। अब स्टोइकोमेट्री देखो, 1 मोल CH4 से 1 ही मोल CO2 बनेगा, इसका मतलब CH4 के मोल कितने होने चाहिए, 1/4 मोल होने चाहिए। अब यहाँ हमसे मोल ही पूछें तो आंसर 1/4 या 0.25 आ जाएगा, और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन 4। क्लियर है? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, यहाँ डेंसिटी x मोलर सॉल्यूशन की निकालनी है, मतलब दी गई है NaOH के, दैट इज 1.12। x मोलर NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी इतनी है, और मोलैलिटी में बात करें तो कंसंट्रेशन इसी सॉल्यूशन की 3 मोलर है, 3 मोलर है, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब एक चीज देखते हैं कि अगर x मोलर है सॉल्यूशन और इसी की मोलैलिटी दी है 3 मोलर, सेम सॉल्यूशन के लिए है ये, तो हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो x आ जाएगा।
अच्छा, 3 मोलर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सॉल्वेंट हम 1000 ग्राम लेते हैं तो सॉल्यूट, दैट इज एनएच हियर, तो सॉल्यूट के 3 मोल होंगे उस सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट 1000 ग्राम लें और सॉल्यूट 3 मोल लें तो 3 मोलैलिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमें मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब देखो, सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम दिया है। अब सॉल्यूट का मास अगर निकालो तो 40 मोलर मास है, तो 3 इंटू 40 120 ग्राम आ जाएगा। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यही तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का आ गया अपने पास 1120 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास आ गया। अब सॉल्यूशन का जब मास आ गया तो डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1120 अपॉन डेंसिटी 1.12, तो ये ml में वॉल्यूम आ गया। ठीक है भाई, और ये ml में वॉल्यूम आ गया तो ये वैल्यू है 1000, और 1000 ml आ गया तो मोलरिटी जो है x मोलर है, तो इसको यहां से अगर निकालें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में है 1, तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 3। ठीक है ना, तो इन दोनों को हमने रिलेट कर दिया तो सीधा कनेक्ट होके आ जाएगा, और करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है? ऑप्शन 4। जो कंसंट्रेशन टर्म के काफी क्वेश्चन आए हैं तो मतलब अच्छे से आना चाहिए ये। नाउ अगला, मोलैलिटी बतानी है 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन की। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला था। तो देखो, अगर 3 मोलर सॉल्यूशन है तो इसको ब्रेक करके लिखते हैं। इसका मतलब कि सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम अगर हम 1000 ml लें तो इसके अंदर जो NaCl है, NaCl कितना हो जाएगा? 3 मोल होगा। 3 मोलैरिटी का मतलब ये हो गया कि अगर सॉल्यूशन 1000 ml लोगे तो NaCl 3 मोल नजर आएगा। अच्छा, 1000 ml है तो डेंसिटी की मदद से मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 1250 ग्राम ये मास हो गया सॉल्यूशन का। सॉल्यूट का मास निकालें तो NaCl का जो मोलर मास है वो 58.5 होगा, और 58.5 होगा तो 58.5 इंटू 3 अगर किया जाए तो ये आ रहा है 175.5 ग्राम। तो देखो, हमारे पास सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है, तो सब्सट्रैक्ट करके सॉल्वेंट का मास निकाला जा सकता है। तो सॉल्वेंट का मास ये आ रहा है अपने पास 1074.5। अब अगर हमें मोलैलिटी चाहिए तो मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्यूट के मोल तो देखो 3 है जो हमने ब्रेक किया था उसके अकॉर्डिंग, और सॉल्वेंट का मास ये है तो किलोग्राम में निकाल सकते हैं। किलोग्राम में हो गया 1.0745, तो ये रेशियो हमको दे देगा मोलैलिटी। तो ये वैल्यू लगभग आ रही है 2.791, 2.791, और ये हमें लगभग दिख रहा है ऑप्शन 3 में 2.79, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो देखो, मोलैलिटी मोलैरिटी के रिलेशन पर हमें दो क्वेश्चन तो ये नजर आ गए सीधे सीधे, और कंसंट्रेशन टर्म पे तो कई सारे। नाउ अगला क्वेश्चन अप्रैल शिफ्ट का, ग्लूकोज दिया है, उसके कंबशन से CO2 एंड वाटर मिल रहा है, और अमाउंट ऑक्सीजन का पूछा है जो 900 ग्राम ग्लूकोज के लिए रिक्वायर हो। डायरेक्टली वैसे तो देखो, C6
H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और ऑक्सीजन में अगर इसको जलाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 एंड H2O, तो 6CO2 बनेगा एंड 6H2O बनेगा। अब ऑक्सीजन टोटल प्रोडक्ट साइड कितनी है? 6 × 2 12 वो है, +6 18। 18 में 6 तो इधर आ गई, तो 12 इधर आएगा कि नहीं? इसका मतलब बैलेंस किया तो 6O2 होना चाहिए, और 6O2 होना चाहिए, तो इसमें हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 900 ग्राम ग्लूकोज है, तो मोल कितने होंगे? ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो ये हो गए इसके मोल। और इसमें कितने मोल बनेंगे O2 के? 6 टाइम, तो 900/180 × 6, ये मोल आ गए O2 के। तो ये O2 के अगर मोल आ गए तो ये नंबर में दिख रहे हैं 30। अब 30 मोल O2 के हैं और हमसे पूछा है मास, तो मास आ जाएगा 30 × मोलर मास। मोलर मास O2 का है 32, तो ये मास की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 640 ग्राम। सॉरी सॉरी सॉरी, 960 ग्राम। और 960 हमें कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3, तो 3 ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। स्वप्रेल शिफ्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें मोलैरिटी दी गई है और मोलैलिटी पूछी गई है फाइनली। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो मोलैरिटी 2 × 10⁻⁻1 मतलब 0.2 दी गई है, और मोलैरिटी को लिख सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब x ग्राम सॉल्यूट है, मोलर मास कॉपर सल्फेट का अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 159.5, तो ये तो सॉल्यूट के मोल आ गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये वॉल्यूम आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 0.2 × 0.5 × 159.5, तो ये 15.95 ग्राम। तो ये सॉल्यूट आ गया 15.95 ग्राम। अब सॉल्यूशन का अगर मास निकालें तो सॉल्यूशन का मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दिस इज 625 ग्राम। सॉल्यूट का मास अपने पास आ ही चुका है, दिस इज 15.95 ग्राम। तो यहां से सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालने में सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सॉल्वेंट का मास आ रहा है 609.05। अब देखो, सॉल्वेंट का मास आ गया तो हमको निकालना है मोलैलिटी, और मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है। और मोल ऑफ सॉल्यूट हम यहीं से चेक कर लें कि ये सॉल्यूट के मोल हैं, तो ये 0.1 दिख रहे हैं। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में 0.609 लगभग दिख रहा है, तो ये रेशियो लें तो हमें मोलैलिटी मिल जाएगी। तो ये मोलैलिटी की वैल्यू आ रही है 0.1642 लगभग। अब हमें ये एक्सप्रेस करनी है 10⁻³ वाली फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 164.2 × 10⁻³ और नियरेस्ट इंटीजर तो 164। इस फॉर्म में हम मोलैलिटी को एक्सप्रेस करेंगे।
तो यहाँ आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा 164। ठीक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मोलैरिटी की दी है, मोलैरिटी पूछ लिया। स्क्रीन पे अप्रैल शिफ्ट का जो अगला क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि सॉल्यूशन एक प्रिपेयर कर रहे हैं बाय एडिंग 1 मोल इथाइल अल्कोहल विद 9 मोल वाटर। तो मास परसेंट सॉल्यूट का बताना है कि कितना होगा। अब देखो, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, इसका 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब 46 ग्राम हो गया ये। सिमिलरली H2O जो सॉल्वेंट है, इसका 9 मोल है, और 9 मोल का मतलब 9 इंटू 18 आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये 162 ग्राम है। तो अगर हमें मास परसेंट निकालना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास अपने पास दिख रहा है 208, और सॉल्यूट जो है इथाइल अल्कोहल, उसका मास दिख रहा है C2H5OH का 46। तो परसेंटेज ऑफ C2H5OH, ये परसेंटेज मास अगर निकालें तो दिस इज 46 अपॉन 208 इंटू 100। तो 46 अपॉन 208 इंटू 100, तो ये लगभग आ रहा है 22.11%। और हमें आंसर नियरेस्ट इंटीजर देना है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज 22%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 22। इसी तरह से अगला जो है क्वेश्चन, उसमें हमें मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया की 4.44 दी गई है। मोल फ्रैक्शन यूरिया का x इंटू 10⁻³ है, तो x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है भाई। तो देखो, अगर मोलैलिटी 4.44 मोलल है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज सॉल्वेंट अगर हम लें 1000 ग्राम, तो जो सॉल्यूट है यूरिया वो 4.44 मोल होगा, और 4.44 मोल होगा तो यूरिया का मोलर मास होता है 60। तो इसका मतलब ये 266.4 ग्राम होगा। यूरिया जो है, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत यूज होता है, NH2CO NH2। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नौ इसमें फर्दर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें सॉल्यूट के मोल भी चाहिए होंगे। सॉल्वेंट का तो 1000 ग्राम है, उसका मोल निकाल ही सकते हैं। 1000/18, तो मोल फ्रैक्शन यूरिया का ये हो जाएगा 4.44/1000/18 प्लस 4.44। तो ये आ जाएगी वैल्यू नीचे लगभग लगभग 60 आ रहा है, तो 4.44 डिवाइडेड बाई 60, तो अराउंड 0.074। अब आंसर हमको देना है 10⁻³ वाली फॉर्म में,
तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 74। तो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 74। ठीक है बच्चों। सो अगर आपको अच्छे लगे सॉल्यूशन तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड सर्कल में। ठीक है ना, आगे इस तरह के और भी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।